हेलो एवरीवन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने सारे कुछ वो बेस तैयार कर लिए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करना था। अब हम बड़े इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है व्हाट, अरेंजमेंट। तो यानी कि आपको एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करना क्या है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है। तो किस तरीके से करना है आइए समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल से आपको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है और उस रूल का नाम है अफबाउ रूल। अफबाउ रूल। और ये अफबाउ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आप n+l चेक करिए, किसी भी जो सबसेल दिए हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है उनका n+l का वैल्यू चेक करिए, ठीक है। तो ये उसके बेसिस पे कहते हैं। तो अफबाउ रूल यही है। तो अफबाउ का क्या मीनिंग है, ये कोई साइंटिस्ट या केमिस्ट नहीं है बेटा। ये जो अफबाउ आपको दिख रहा है ये नाम, ये कोई साइंटिस्ट या केमिस्ट नहीं है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। ये होता है बिल्डिंग अप, और इसका सिंपल सा मीनिंग अगर हम कहें तो यही है रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट। तो सिंपली अरेंजमेंट करना है बेटा। तो अरेंजमेंट करना है, वो अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो लोअर एनर्जी से लेकर के हायर एनर्जी तक आपको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने हैं। यानी कि जो सबसे पहले कम एनर्जी वाला होगा उसको पहले रखिए, फिर थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाले को थोड़ा सा बाद में रखिए, फिर थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी वाले को थोड़ा और बाद में रखिए, और ज़्यादा बड़ा एनर्जी वाले को और बाद में रखिए। तो ऐसे एक स्पेक्ट्रम टाइप से आपको बनाना है बेटा, कि यानी कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, ठीक है। बस यही काम अपने को करना है। ये आपको हेल्प करेगा, n+l वाला जो रूल है वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आखिर ये करें। तो देखिए n+l चेक करिए सबसे पहले, जो भी सबसेल होंगे, है ना, सबसेल प्लस ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद ये तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास आ सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि n+l का जो वैल्यू आया है, n+l का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा उस केस में, ठीक है। और एक दूसरा केस हो सकता है कि n+l की वैल्यू हो सकता है कम आया हो, तो एनर्जी कम होगी। तो जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। और एक थर्ड सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसमें n+l के वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि वैल्यू सेम हो जाए। तो क्या एनर्जी सेम बोल देंगे? ना 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 ना। जब n+l की वैल्यू सेम हो जाएगी तो आगे फर्दर मूव कीजिए और देखिए सिर्फ n का वैल्यू, सिर्फ आपको अब n की वैल्यू देखने की ज़रूरत है। अगर n ज़्यादा हो जाता है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर n कम हो जाता है तो एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने आपको ये डिटरमाइन करना बता दिया बेटा यहाँ पे कि कैसे आखिर एनर्जी किसी भी जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ रहेगा उसमें आप किसी की एनर्जी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका चार्ट बना दिया। तो एनर्जी आप एक बार डिटरमाइन कर लिए तो आपको लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले किस में भरना है? लोअर एनर्जी में। और लोअर एनर्जी से आपको हायर एनर्जी की ओर मूव करना है इलेक्ट्रॉन भरते हुए। ऐसा समझ में आया? सो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक आपको भरने हैं। तो चलिए अब मैं भरवाना स्टार्ट करता हूं कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे आइए इसमें सीखते हैं। मैंने 4 सबसेल लिया, दैट इज S, P, D, F। पहले मैं S सबसेल का यूज करके और n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l वाला वैल्यू यूज करके मैं लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले S को लेकर के लिखता हूं, सो दिस इज 1s। इसी तरीके से आप 2s लिख सकते हैं, फिर 3s, देन 4s, 5s, 6s एंड 7s, ठीक है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे होगा स्टार्ट 3d,
4D, 5D, 6D। इसी तरीके से F में आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 4F एंड 5F। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, सर वाई 1P इज नॉट पॉसिबल। आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 1P, यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा 1D, 2D, 3D, आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 1F, 2F, 3F, 4F। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है 1P, मैंने यहाँ पे 1D नहीं लिखा है, 2D नहीं लिखा है, मैंने इसी तरीके से यहाँ पे 1F नहीं लिखा है, 2F नहीं लिखा है, 3F भी नहीं लिखा है। इन सभी में क्या प्रॉब्लम था सर जो आपने इसको नहीं लिखा, क्या प्रॉब्लम था? तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिंपल सा ये है बेटा कि ये चीज फॉलो होना चाहिए, n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l वाला जो फॉर्मूला है ये फॉलो होना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1 है, सो n की वैल्यू 1 है। l की वैल्यू कितनी है आपको अगर याद हो तो मैंने l की वैल्यू लिखवा रखी थी, s के लिए 0, 1, 2, 3 ऐसा वैल्यू लिखवा रखा था। तो आप अगर देखेंगे तो l की भी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्या यहाँ पे हो पाया बेटा, n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l? नहीं हो पाया, है ना। n बड़ा होना चाहिए, n यहाँ तो बराबर है इन दोनों से, देखिए यहाँ पे भी 1 है, वहां पे भी 1 है, तो दोनों बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 1D में अगर देखें तो n की वैल्यू 1 है और d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ तो भैया l ही बड़ा है। और देख लीजिए इसी में एक और है, यानी कि n की वैल्यू 2 है और l की भी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे बराबर है, तो नहीं हो सकता पॉसिबल, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे भी इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं बेटा, ये n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और l की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन l नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 3 है। अगेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि n बड़ा नहीं हो रहा है, उल्टा l ही बड़ा हो जा रहा है। n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे l की वैल्यू भी 3 है इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन को नहीं लिखा मैंने, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये वाला फार्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। जो इस फार्मूले को फॉलो करेगा मैं सिर्फ उसी को लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर वाले सारे तो बता दिए सर, कि ऊपर वाले क्यों नहीं लिखे गए ये तो बता दिए, आप ये एक्सटेंड क्यों नहीं किए 6D, उसके बाद आपने 7D की और क्यों नहीं मूव किया, यहाँ पे 5F गए, 6F 7F क्यों नहीं गए? मैं कहता हूं कि आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि 118 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, 7D की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे 6F 7F की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके कारण मैं यहाँ पे उसको नहीं लिखूंगा। समझ में आया? तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल, यहाँ पे अब्बाउ का रूल कहता है कि आप इसे इस तरीके से काट दीजिए। अब्बाउ का ये रूल कहता है कि आप इस तरीके से इसमें कैंची चलाइए, काटिए इसको, है ना, इसको ऐसे काटना है बेटा, आपको क्रॉस करिए सब में इस तरीके से। और जब आप क्रॉस करेंगे तो केयरफुली करें, कटना चाहिए इस तरीके से जैसे मैं काट रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कर दिया आपने, दे दिया एरो, यहाँ पे एरो लगा दीजिए, ठीक है। इनका रूल है, अब इस रूल को करेंगे ना तो देखना अपने आप ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा कि n+l रूल को फॉलो करने लग जाएगा। तो ये देखिए अब आपको करना क्या है कि एरो से एरो नहीं टकराना, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एरो से एरो अगर टकरा गया तो बवाल हो जाएगा, यहाँ पे महाभारत हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा जो आप नहीं जानते हो। इसीलिए कभी भी यहाँ पे याद रखें कि यहाँ से चलना स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। और ये एरो से एरो नहीं टकराना चाहिए भैया, ये एरो से एरो मत टकरा देना, ये एरो से एरो मत टकरा देना, ये एरो से एरो मत टकरा देना, कोई भी एरो से एरो नहीं टकराना चाहिए। तो कैसे चलेंगे? आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जर्नी और यहाँ पे खत्म करना है, तो कैसे चलें सर? तो चलना ऐसा सिंपल है कि आपको एरो से एरो टकराए भी नहीं, अपना काम भी चल जाए। तो चलिए इस एरो को क्या करते हैं, घुमा देते हैं ऐसे, देख लो। रामायण और महाभारत में एरो से एरो टकराते बेटा, हम यहाँ रामायण महाभारत थोड़ी करने आए। अब देखिए इसको रिटर्न इस तरीके से कीजिए और डॉटेड डॉटेड लाइन करके इस तरीके से आप अरेंज कर दीजिए। तो आप बड़े सिस्टमेटिक वे में आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप n+l के रूल पे फॉलो हो जाएंगे अपने आप, अगर इस चीज़ को करते हैं तो। ये उन्हीं का रूल है, ये अबाउ प्रिंसिपल का ही रूल है। ये ऐसे ही सिखा रहे हैं कि एरो से एरो अगर टकराया बेटा तो गए आप, है ना, काम से गए, यानी कि महाभारत और रामायण हो जाएगा। इसीलिए कभी भी एरो से एरो नहीं टकराना है। कसम खा लीजिए कि हमेशा आपको एरो को पीछे से मोड़ते हुए इस तरीके से ले आना है और कभी भी एरो से एरो टकराना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से पीछे से इस तरीके से मोड़ दीजिए और फाइनली आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं।
अब पहुंच गए। अब जितने भी जो रास्ता मैंने बना दिया, एक पाथ बना दिया, अगर आप गौर से देखिए तो एक पाथ मैंने बना दिया है। अब इस पाथ को बनाने के बाद आप ये कंफर्म हो जाइए कि आप जो भी रास्ते में मिलता है उसको उठा लीजिए, है ना। और आपको पता है कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, यहाँ पे 2 है ना, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ऐसा भर सकते हैं। लेकिन आपको वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए जो रास्ते में मिल रहा है, रास्ते में जो आते जा रहा है लिखते जाइए। तो सबसे पहले देखा आपने 1s आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1s। फिर कौन आया, रास्ते में चलते चलिए, फिर 2s आया बेटा, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 2s। फिर कौन आया रास्ते में, देखिए 2s के बाद इधर से 3p आया, सॉरी 2p आया, तो 2p लिख दिया। फिर कौन आया, 3s आया। रास्ते पे चलिए, फिर रिटर्न मारिए पीछे से, 3p आ गया, 3s, 3p, देन कौन आया, 4s, देन कौन आया, 3d, देन कौन आया, 4p। आप रास्ते में चलिए, जो रास्ता मैंने बना रखा है, 4p के बाद क्या आएगा, 5s, ठीक है। तो 4s, 4p के बाद 5s, 5s के बाद क्या आएगा, देखो 4d, है ना, 4d के बाद 5p, देन 6s, देन घूमिए उधर से 4f, देन किधर जाओगे, 5d, देन 6p, देन 7s, ओके 7s, देन कहाँ जाओगे, घूम जाओ पूरा, 5f, देन 6d, एंड देन 7p। सो दीज आर द प्रोसेस। आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ तक खत्म हो गए और 118 एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। आप काउंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। एस में मैक्सिमम 2 भरिए और पी में 6 भरिए मैक्सिमम, डी में 10 भरिए मैक्सिमम, एफ में 14 भरिए मैक्सिमम, टोटल ऐड कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 118 एलिमेंट हो गया है, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, 118 एलिमेंट यहाँ पे आपने लिख लिया है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज करना बेटा, ये आपने एक कहा जाए तो आपने एक बेस तैयार कर लिया है। अब इसको यूज करके आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वाला हम यूज में लेंगे। तो आपको रटना है, आपको यहां तक कम से कम याद रखना है बेटा, 3D 10 तक आपको याद रखना है। और ये आपको याद हो जाएगा, कैसे याद हो जाएगा, जब आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10 जब होमवर्क में दूंगा ना करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बताता हूं कि कैसे करना है। तो आपको तो सिंपली यहाँ पे कम से कम 30 तक तो याद रखना है, 1s2, है ना, यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये 1s2, 2s2, 2p6, मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर दे रहा हूँ जिसमें भरना है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10, ये 30 तक मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। ये मैंने सभी में इलेक्ट्रॉन भर दिया है, देखिए ऊपर टकले पे इलेक्ट्रॉन है। अब कभी भी इस तरीके से अगर सिचुएशन हो, मान लीजिए ये 1s2 है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका, ये 1 जो है बेटा, इसको हम सेल कहते हैं, ये वाला सेल होता है, और ये वाला जो होता है वो सब सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोलो, सब सेल, ठीक है। और ये जो टकले में देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये 2 जो देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन है। तो सब में अब नोटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सबका नोटेशन है, ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, समझिए इस बात को। तो करना ये है कि अब आप करिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन का आपको लिखना है। आपको एक फार्मूला मैंने बता रखा है, Z = P = E। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, एक एटॉमिक नंबर है, तो एक एटॉमिक नंबर है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे लिखेंगे, 1s1 ऐसे लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही तो भरोगे। तो यहाँ पे पहले वाले में भरा 1s1, यहाँ पे भर दिया, है ना, 1s1। अब मान लो कि कोई हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 होता है, तो 2 है तो क्या भरेंगे, 1s2। तो मैक्सिमम s में 2 भर सकते थे, ये पूरा खाली है। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर था, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि 2 रुपए थे। तो यानी कि इस वाले रेस्ट्रो में आप पूरा का पूरा 2 रुपए खा सकते थे, तो खा लिया आपने, खत्म कर दिया। अब आगे मूव करना होगा लिथियम के लिए। देखिए यहाँ पे ये लिथियम है, लिथियम के पास 3 एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1s2 देन 2s1। देखो ये इसमें पूरा 2 रुपए खर्च करने के बाद फिर यहाँ चले गए और यहाँ पे 1 रुपया भी खर्च करेंगे, क्योंकि 3 रुपये हैं इसके पास टोटल, तो यहाँ पे 1 होगा, 2s1 हो जाएगा।
बस काउंटिंग करना है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे। सो ये बेरिलियम देख लीजिए, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 रुपया है, तो 2 रुपये यहाँ खा के और फिर यहाँ पे भी 2 रुपये खा लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 एंड देन 2s2 ऐसा। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं बोरोन के लिए, तो यहाँ पे 5 है एटॉमिक नंबर बोरोन का, तो आप कैसे लिख सकते हैं बोलिए, यहाँ पे 5 एटॉमिक नंबर है, यानी कि कैसे काउंट करेंगे, 2 यहाँ भरिए, 2 यहाँ भरिए, 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 ही रुपये बचे हैं आपके पास, 5 रुपये टोटल हैं, ज़्यादा खाओगे तो बर्तन मलना पड़ जाएगा भैया, संभल के खाना पहले। तो 5 रुपये यहाँ पे थे आपके पास, तो 2 रुपये यहाँ खा लिए, 2 रुपये यहाँ खा लिए, 4 रुपये हो गए। अब यहाँ पे कितना खाओगे, 1 रुपये का ही खा पाओगे, तो ये हो जाएगा आपको 1s2, देन कितना खाओगे 2s2 एंड देन यहाँ पे कितना लिखोगे 2p1। तो यहाँ पे आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, ये 1 वाला है तो ये लिख दो k इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे लिख दीजिए l इज इक्वल टू 3। देख लीजिए ये सेकंड सेल है ना बेटा, सेकंड सेल पूरा है, तो l इज इक्वल टू 3, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए 3 लिख दीजिए। तो k सेल में फर्स्ट सेल को k सेल भी कहते हैं, तो k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, l सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बोरोन, देन कार्बन की बात कर लीजिए। सो कार्बन हो गया तो 1s2 2s2 एंड 2p2, है ना। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 6 रुपये थे, तो जितना रुपया रहेगा उतना खाएगा वो। तो इस तरीके से फर्स्ट सेल यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एल सेल में टोटल कितने हो गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। देखो सेकंड सेल है, ये 2 और 2 यहाँ पे भी है, तो सेकंड सेल में ही बात हो रही है। अब डायरेक्ट आते हैं हम कोई और एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं बेटा। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप लिखेंगे तो आप पाएंगे 1s2 2s2 2p6 है ना 3s1। बस मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास 11 रुपया है, 11 रुपया है तो कहाँ तक जा सकता हूँ, देखो 2 रुपये यहाँ खा सकता हूँ, एस में मैक्सिमम 2 ही रुपये का खा सकता हूँ, फिर इस एस में भी 2 ही रुपये का खा सकता हूँ, तो 4 रुपये खत्म हो गए मेरे, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 रुपये खा सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पी में 6 खाया जा सकता है, तो मैंने 6 रुपये यहाँ पे खा लिए, तो 2 और 2 4 और 6 10 रुपये खत्म हो गए, 1 ही रुपये बचे अब मेरे पास। तो यहाँ पे कितना खा पाऊंगा, यहाँ पे खाने का तो 2 है लेकिन 1 ही खा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो कम ही है, 1 रुपये बचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s1 तक जाऊंगा। अब इसे सेल वाइज अरेंज कर लीजिए, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, ऐसा करके अरेंज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एंड KLM m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देखिए कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आप अरेंज कीजिए। मान लीजिए कि आपको क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन का लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, 17 एटॉमिक नंबर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1s2 17 काउंट कर लीजिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 और यहाँ पे 6 10, 2 12 12 और अपने पास कितना बचा, 6 तो भर सकते थे बट यहाँ 5 ही बचे हैं अपने पास, 17 तक जाना है ना। तो देखिए 1s2 गया, फिर 2s2 गया, फिर 3s2 गया, 1s2 2s2 2p6 गया, देन 3s2 गया, देन 3p5 जाऊंगा। देख लो काउंटिंग करके देख लो ना, इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन भर रहे हो ना, 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 10 2 12 और 5 17, बस यही इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं बेटा, कुछ करना तो है नहीं। एक सीरीज तो हमने बना के आपको दे दिया है, अप टू यहाँ पे 118 तक दे दिया है, यहाँ तक 30 हमने लिख दिया है, तो ये एक सीरीज मैंने दे दिया है। तो आप लास्ट आप कैल्शियम का यहाँ पे देखिए, कैल्शियम 20 यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्या लिखूंगा बोलो, 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन 3s2 देन 3p6 देन 4s2। ये देखिए कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए ना, 2 2 4 और 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 6 18 और 2 20। ज़्यादा 1 रुपये भी अगर हो गया ना तो बर्तन मलना पड़ जाएगा बेटा। देखो मैं सेल वाइज अरेंज कर रहा हूँ ऐसा बहुत बेहतर तरीके से। k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल वाइज अरेंज कर सकते हैं, है ना। सेल वाइज बड़े इजी तरीके से अरेंज कर लिया। और जो सेल वाइज अरेंज करने का फायदा ये है कि जो भी आउटर मोस्ट सेल में रहता है बेटा, जो बाहरी सेल में रहता है आप उसे कहते हो, जैसे बाहर में कौन है देख लो, ये बाहर में है पूरा, 4th सेल है, लास्ट वाला सेल है, तो हम इसे क्या कहेंगे वैलेंस सेल, है ना। आगे चल करके मैं बताऊंगा ये सब चीज। देखिए आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं बेटा, ये वैलेंस सेल है, इसका ये वैलेंस सेल है
आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं। दिस वन इज योर वैलेंस सेल। तो कभी भी आपको वैलेंस सेल पूछा जाए और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं तो भी बता सकते हैं आप बड़े इजी तरीके से। तो ये मैंने आपको बताया। चलिए कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के बताऊं कि कैसे आखिर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर 20 के बाद आपसे पूछा गया तो कैसे लिखेंगे? तो 20 के 1 के बाद 21 से आपको क्या करना है बेटा, सेल वाइज अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। तो स्कैंडियम है, ठीक है। अब स्कैंडियम है तो क्या कहने का मतलब है, देखिए एटॉमिक नंबर 21, तो मैं जाऊंगा क्या 1s2, 2s2, 2p6 है ना, 3s2 एंड 3p6, then 3p6, then 4s2 एंड 3d1। आप काउंटिंग कर लेना बेटा, जो मैंने सीरीज लिखवाया है ना आपको, है ना, जो सीरीज लिखवाया है उस सीरीज में आप काउंटिंग कर लेना, 21 यहीं पे आएगा। अब देखिए आप अगर देखेंगे इस बात को यहाँ पे तो आप सेल वाइज अरेंज कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट वाला पूरा तो 1 वाले सारे एक जगह आ गए यहाँ पे, ठीक है, सारे 2 वाले एक जगह आ गए, सारे 3 वाले एक जगह आ पा रहे हैं क्या? 3 वाला एक यहाँ रह गया और बीच में यहाँ पे तो गैप आ जा रहा है। अब क्या करना है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत आपने नहीं लिखा है, सही लिखा है, बट इसे सेल वाइज अरेंज करना चाहिए आपको, ये अच्छा रहता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन इसको बस रिप्लेस करना बेटा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया है बस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3d1 एंड देन 4s2। हमने बस रीअरेंज किया, कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट रीअरेंज किया है ना। तो यहाँ देख लीजिए, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये पूरा तीसरा सेल है और ये पूरा 4 सेल है। अब हम सेल वाइज अरेंज कर पाए। तो ये k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 2, l इज इक्वल टू कितना 8, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 8 + 1 9 एंड देन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आप आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं। दिस आउटर मोस्ट सेल इज नॉन एज वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन दैट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा इसके लिए। देखिए इसका डायग्राम बना देता हूं। ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। इस तरीके से पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल एंड इस तरीके से 4th सेल हमने बना दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि k इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और देखिए यहाँ पे 2 के बाद l इज इक्वल टू कितने हैं 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। m में कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 9 लिख दिया। n में कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। यही है सेल वाइज अरेंजमेंट बेटा, देख लो, है ना, कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, k सेल में, l सेल में, m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आप बता सकते हैं इजीली, अगर आपको इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आते हैं तो। इसीलिए मैंने ये चीज़ बताया कि कभी भी आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी आगे चल करके, ठीक है। तो ये बेहतर तरीके से आप लिख पाते हैं। और भी ढेर सारे एलिमेंट का आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और भी कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा और बता देता हूँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं बेटा, तो एक्सेप्शनल केसेस को भी दिमाग में आपको रखनी है। तो ये चीज़ तो हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू ये लिख सकते हैं। और भी कुछ एलिमेंट आप ले लीजिए, एक आध एलिमेंट और ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने ले लिया एटॉमिक नंबर 28, दैट इज निकेल, है ना। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d8। आप काउंटिंग कर लें, आपको नहीं यकीन हो रहा है तो यहाँ काउंटिंग करिए, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 8, 28। देखो 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप इसे सेल वाइज अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से सेल वाइज अरेंज्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे, हालांकि ये अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही है, कोई गलत नहीं है, बट आपको रीअरेंज करना है ताकि हम वो सर्कल टाइप से जो बनाते हैं उसमें लिख सकें। तो देखिए अब रीअरेंज करके मैं लिख देता हूँ। तो रीअरेंज करके अगर मैं लिखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पाएंगे कि ये 1s2 हो जाएगा, ये 2s2 हो जाएगा और ये 2p6 हो जाएगा, देन 3s2, 3p6, 4s2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3d8 एंड देन 4s2 हो जाएगा। अब अरेंज कर लीजिए, पूरे 1 वाले सारे एक जगह, सारे 2 वाले एक जगह, सारे 3 वाले एक जगह, सारे 4 वाले एक जगह।
तो k इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बोलो, k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू कितना हो गया 8, m इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 8 + 8 16, एंड n इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो बेटा 3। तो ये इजी तरीके से आप देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये फोर्थ सेल, ऐसा। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो बड़े इजी तरीके से लिख पाएंगे कि k सेल में कितना है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। l सेल में कितने हैं 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे m सेल में कितना है 16, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, एंड n सेल में कितना है 3। तो ये हो गया बेटा k सेल, ये l सेल, ये m सेल, ये n सेल। ऐसे अरेंज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन वाले मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया बेटा मैंने, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं ये मैंने सिखाया है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इस कैटेगरी में, तो उस एक्सेप्शनल केसेस की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, और आज के लेक्चर में इतना प्रैक्टिस करिए। आप कोशिश करिए कम से कम आपको 30 तक लिखने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 30 तक यहाँ तक लिखने की कोशिश करिए आप, है ना। एकदम सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आप सिर्फ छोड़ देंगे 24 और 29 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, ये मैं आगे चल करके बताऊंगा। बस इन दोनों को छोड़ करके आप 1 to 30 तक रिवाइज कर सकते हैं, और मैं एक्सेप्शन केसेस अगले लेक्चर में इसको बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।